你死不许！ 哥，自己可以。 वेलकम बैक रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि चाइना के शहर में एक राजा है जिसको 15 साल में 15 बेटे होते हैं, लेकिन उसको बेटों के अलावा एक लड़की की भी चाहत है। और अब राजा की बीवी एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है और बहुत समय के इंतजार के बाद वो एक राजकुमारी को जन्म देती है। महल में सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं कि तभी दिखाते हैं एक नर्स बेहोश हो जाती है और उन्हें यह पता चलता है कि राजकुमारी के शरीर में एक तीखी गंदी बदबू आती है जो लोगों को बेहोश कर देती है। अब राजा इस बारे में सभी को सूचित कर देता है और राजकुमारी के शरीर की गंध को सूंघने की वजह से अभी तक 15 नैनीज, 15 नर्स और 2 गार्ड बेहोश हो चुके हैं। फिर महल का मुख्य डॉक्टर बताता है कि राजकुमारी अटाइपिकल रीकिंग सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी में शरीर की गंध ज्यादा बढ़ जाती है। अब दुर्भाग्य से इस बीमारी का इलाज तो अभी बना ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि वो राजकुमारी को कुछ ही दिन में ठीक कर देगा और तब तक उन्हें राजकुमारी की देखभाल मास्क पहनकर करनी होगी। अब एक हफ्ता निकल जाता है लेकिन राजकुमारी की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलता। कभी कभी उसकी गंध मास्क लगाने के बाद भी इतनी ज्यादा आती है कि बर्दाश्त नहीं हो पाती, जिस वजह से सभी उससे दूर भागने लगते हैं और पूरे महल की भलाई के लिए राजा आदेश देते हैं कि राजकुमारी को सभी से दूर नदी के किनारे वाले घर में लेके जाएं। और इस तरह समय बीतता रहता है और राजकुमारी बड़ी होकर एक खूबसूरत लड़की बन जाती है, लेकिन उसके शरीर की गंध अभी भी उसी के पास है। उसने कई तरीके के साबुन और दवाइयां यूज कर ली हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उसकी गंध नहीं जा रही है। अब अपनी इस बीमारी को वो अपना लेती है और खुशी से जीने लगती है, लेकिन उसे सिर्फ एक बात की चिंता होती है कि इस बीमारी के कारण उसकी कभी शादी नहीं हो पाएगी। अब उसके माता पिता भी बहुत चिंतित होते हैं और उसके लिए ऐसा लड़का देख रहे होते हैं जो उसकी गंध के बावजूद उसको अपना ले। और फिर एक दिन वो एक मंगनी समारोह की व्यवस्था करते हैं और राजकुमारी को चुनने के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है। नौकरानियां राजकुमारी को बड़े फूलों से नहलाती हैं, लेकिन उसकी गंध फिर भी नहीं जाती और गंध को कम करने के लिए उसे ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जिससे उसका शरीर ढक जाए। लेकिन जब वो सभी के सामने आती है तभी राजकुमारी की छींक आ जाती है और जिसके बाद हर किसी को उसकी गंध आने लगती है। कुछ लोग तो उल्टी कर देते हैं और कुछ बेहोश हो जाते हैं और बाकी लोग भागकर तालाब में छलांग लगा देते हैं। फिर जब राजा एक आदमी को रोकता है, वो खुद को चाकू मार देता है और कहता है कि वो एक बदबूदार पत्नी की जगह मरना पसंद करेगा। अब इस घटना से राजकुमारी का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है और वो खुद से इतनी नफरत करने लगती है जितना दूसरे उसकी गंध से करते हैं। अब इसके बाद एक फूल वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम काय होता है। काय शहर की महिलाओं के लिए खुशबूदार फूलों से परफ्यूम बनाने के लिए जाना जाता है और काय का सपना है कि वो अपने हुनर का इस्तेमाल करे और एक दिन एरोमाथेरेपी से बीमारियों को ठीक करे। फिर एक दिन काय महल द्वारा जारी किए गए एक पोस्टर को देखता है जिसमें लिखा होता है कि जो भी राजकुमारी की बीमारी को ठीक करेगा उसकी शादी राजकुमारी से करा दी जाएगी। काय राजकुमारी से शादी करने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन उसे यह साबित करना है कि एरोमाथेरेपी काम करती है और फूलों की मदद से राजकुमारी ठीक हो सकती है। उसके घर में बहुत से फूल आते हैं जिसमें से एक इंस्टकी वीड नाम का फूल भी होता है। उसमें से बहुत ही बदबू आती है। भले ही ज्यादातर लोगों को ये पौधा बेकार लगता हो, लेकिन काय उसे भी बाकियों की तरह प्यार करता है। और फिर आता है प्रतियोगिता का दिन जिसमें 6 प्रतियोगी चुने जाते हैं। कैंडिडेट्स को 3 बदबूदार चीजों को खुशबूदार बनाना होता है और सभी जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं। अब कुछ जादू का इस्तेमाल करते हैं, कुछ केमिकल्स का, जबकि काय अपने घर पर बने परफ्यूम का इस्तेमाल करता है। फिर कुछ देर बाद प्रतियोगिता का नतीजा भी आ जाता है। केवल काय और एक डॉक्टर जिसका नाम यही होता है वो इस चुनौती को पूरा करते हैं और उनको 3 महीने दिए जाते हैं जिसमें उन्हें किसी टेक्निक का यूज करके एक ऐसी चीज तैयार करनी है जिससे राजकुमारी की बीमारी ठीक हो जाए। तभी शाही डॉक्टर कहते हैं कि अगर काय जीत गया तो महल के डॉक्टरों की बेइज्जती होगी, इसलिए वो यही को जिताना चाहते हैं। वो काय को बदनाम करते हैं क्योंकि वो एक नीच जात के परिवार में पैदा हुआ है। हालांकि राजा उसको प्रतियोगिता में हिस्सा लेने देते हैं और शाही डॉक्टर के सुझाव को इनकार कर देते हैं। फिर अगले कुछ दिनों तक काय बहुत ही मेहनत करता है और एक बहुत ही खुशबूदार साबुन बना लेता है और वो कुछ लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जिन पर वो साबुन को यूज कर सके। फिर वो मछली बाजार में जाता है और मछली बाजार में घूम ही रहा होता है कि तभी उस पर एक लड़की गिर जाती है जो एक भारी मछली को उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी होती है जो खुद को हियुंग नाम की मछुआरी बताती और वो खुद से आने वाली गंध का कारण मछलियों को बताती है ताकि लोगों को ना लगे कि ये बड़ी अजीब है। और जब राजकुमारी को पता लगता है कि काय बदबूदार लोगों को ढूंढ रहा है तो राजकुमारी अपने कुछ मछुआरों को उसकी मदद करने के लिए मना लेती है और वो सभी काय के घर जाते हैं और वहां नहाने के लिए 1 घंटे तक साबुन का इस्तेमाल करके अपने शरीर के हर कोने में यूज करते हैं। फिर काय उनके शरीर को सूंघता है और बेहोशी हो जाता है क्योंकि साबुन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। फिर मछुआरों के जाने के बाद हियुंग फ्री में उसका टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब काय उस पर स्टीम थेरेपी, ग्रीन वाटर थेरेपी, मम्मी रैप थेरेपी और बहुत से तरीकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी भी तरीके से उसके शरीर की गंध नहीं जाती। इसी बीच दिखाते हैं कि यही शाही डॉक्टर के साथ काम कर रहा होता है। वो सुनिश्चित करते हैं कि काय जीत ना पाए क्योंकि अगर वो जीत गया तो शाही डॉक्टर्स का नाम मिट्टी में मिल जाएगा।
वो काई को इलाज ढूंढने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन काई और ह्यूंग प्रयोग जारी रखते हैं। काई नोटिस करता है कि किसी कारण उसके स्टिनी वीड पाउडर से गंध चली गई है। वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और दूसरे पाउडर्स पर काम करना शुरू कर देता है। जब ह्यूंग वहां से जाने लगती है तभी वहां बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब ह्यूंग काई के घर रुकने का फैसला कर लेती है और काई ये देखकर बिल्कुल ही चौंक जाता है कि ह्यूंग अपने बदबूदार कपड़े और जूते पहनकर सोती है। वास्तव में कपड़े उसकी गंध को छुपा देते हैं, इसलिए वो उनको कभी नहीं उतारती। फिर अगली सुबह काई और ह्यूंग कुछ जंगली फूलों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश से बचने के लिए वो काई की जैकेट में शरण ले लेते हैं। और जब ह्यूंग इतना करीब आ जाती है तो वो उसकी भयानक गंध को सूंघकर बिल्कुल ही पागल हो जाता है और ह्यूंग उसको दोस्त से ज्यादा पसंद करती है। लेकिन काई जब उसकी बेइज्जती करता है तब उसका दिल टूट जाता है। अब ह्यूंग गुस्से में वहां से उठकर भाग जाती है। अब कुछ देर बाद काई अपने घर वापस आता है और देखता है कि सिर्फ स्टिंग की फीड को छोड़कर किसी ने उसके सारे फूलों को तबाह कर दिया है। और बेचारा इस बात से परेशान होकर वो ह्यूंग से मिलने जाता है जो अकेले नाच रही होती है। ह्यूंग अभी भी उस पर गुस्सा है और वो उस पर पत्थर फेंकने लगती है और इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि किसी ने उसका घर तबाह कर दिया है। अब काई पूरी रात दारू पीता है और सड़क पर ही सो जाता है और उसी वक्त उसको एक आइडिया आता है। वो महिलाओं के पसीने से दवाई बनाना चाहता है क्योंकि वो इससे लोगों की गंध को दबा सकते हैं और इस तरह कोई भी पसीने की दवाई को लगाकर नहाएगा तो उसके शरीर से गंध चली जाएगी। काई मछुआरों से मदद मांगता है और वो ह्यूंग के कहने पर काई की मदद करने के लिए मान भी जाते हैं। अब अगले 1 घंटे के लिए वो महिलाओं के ग्रुप को लगातार नचाता है और उनका पसीना इकट्ठा करता है। उसके बाद वो पूरी रात काम करता है और एक पीने वाली दवाई तैयार करता है। लेकिन जैसे ही वो तैयार हो जाती है एक मास्क पहना हुआ आदमी उस पर हमला कर देता है और दवाई वाली शीशी तोड़ देता है। काई उस आदमी का पीछा करता है और यही के घर पहुंच जाता है और फिर यही उससे कहता है कि वो तो घर से बाहर नहीं निकला और काई के पास कोई सबूत भी नहीं होता कि ये सब यही ने करवाया है और वो कुछ कर भी नहीं पाता। और यही के साथ काम करने के लिए साइंटिस्ट का पूरा समूह होता है जिसको देखकर काई का आत्मविश्वास टूट जाता है और फिर काई वहां से उदास होकर चला जाता है। वो घर पर अकेला बैठा होता है कि तभी ह्यूंग वहां पसीने से भरी बाल्टी लेकर आती है ताकि वो प्रयोग को जारी रख सके और ये बात काई के दिल को छू जाती है और ह्यूंग को रात के लिए रुकने के लिए कह देता है। ह्यूंग मान भी जाती है और फिर वो एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाती है जो काई को शांत करता है और उसे ध्यान लगाने में मदद कराता है। फिर कुछ दिनों बाद काई दवाई को बना लेता है और उसे मछुआरों पर छिड़क कर देखता है कि वो काम कर रही है या नहीं। वो ह्यूंग पर भी दवाई का टेस्ट करना चाहता है लेकिन ह्यूंग काई को झूठ कहती है कि उसको पसीने से एलर्जी है। वो इसलिए करती है ताकि उसकी पहचान किसी के सामने ना जाए। अब दवाई मछुआरों पर अच्छे से काम करने लगती है और उनके शरीर से अच्छी खुशबू भी आने लगती है। अब ये दवाई कुछ देर के लिए काम करती है लेकिन काई खुश होता है कि कम से कम उसकी दवाई थोड़ा बहुत काम तो कर रही है। फिर भी अब उसे ये देखना है कि ये राजकुमारी पर काम करेगी या नहीं और उसे एक लड़की पर इसका इस्तेमाल करके देखना ही होगा। अब रात को ये सभी महल में राजकुमारी के अलावा शहर की एकमात्र बदबूदार महिला से मिलने जाते हैं। वो शाही डॉक्टर की पत्नी होती है जो अपनी बदबूदार गैस के लिए जानी जाती है। अब सभी टॉयलेट के बाहर छुप जाते हैं और उस दवाई का उस पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो दवाई उस पर काम नहीं करती और फिर अगले कुछ दिन काई अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना दिन रात काम करता रहता है और ह्यूंग काई के नाक से खून निकलते हुए देखती है। अब ह्यूंग उसको रात को आराम करने के लिए मजबूर कर देती है, भले ही काई को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता। अब अगली सुबह दिखाते हैं वो जंगल में जाता है और उस रास्ते में एक बूढ़े जोड़े को देखता है जो जमीन में फूलों को गाड़ रहा होता है। अब काई उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो दोनों उसको बताते हैं कि वो लोगों की तरह फूलों का भी अंतिम संस्कार करते हैं। उन्हें वनस्पतियों के बारे में बहुत ही ज्ञान होता है। काई उनसे पूछता है कि अब तक के सबसे खुशबूदार फूल कौन से हैं और वो उन्हें 4 फूलों का नाम बताता है जो 4 अलग अलग मौसम में उगते हैं। और फिर कुछ देर में वो दोनों वहां से चले जाते हैं लेकिन उनकी बात सुनकर काई को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है जो इलाज के लिए बिल्कुल काम करेगा। और काई ह्यूंग को बताता है कि उसे 4 मौसम में उगने वाले फूलों को इकट्ठा करने के लिए चाइना की यात्रा करनी होगी और ह्यूंग उसके साथ चलने के लिए भी कहती है और दोनों 1 महीने के लंबे सफर पर निकल जाते हैं जहाँ हर जगह उन्हें अलग अलग मौसम मिलता है। अब सफर के दौरान वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक सफर यात्रा करने के बाद घर वापस आते हैं। अब 3 महीने खत्म होने के बाद अब सिर्फ 1 हफ्ता बाकी होता है। काई बीमार हो जाता है और इसलिए ह्यूंग उसकी डायरी का इस्तेमाल करके दवाई पर काम करती है। काई की नाक बंद होती है, उसे ह्यूंग की गंध नहीं आती और वो रात में एक बिस्तर पर सो जाते हैं। अब आखिरकार फैसले का दिन आता है और ह्यूंग उसे राजकुमारी को ठीक करने और उससे शादी करने के लिए कहती है लेकिन काई का दिल उसको छोड़कर जाने का नहीं करता। लेकिन उसे ये साबित भी करना होता है कि एरोमा थेरेपी काम कर रही है। अब प्रतियोगी राजा के सामने होते हैं और राजकुमारी एक टेम्पो के अंदर यही पहले जाता है और राजकुमारी की गंध को गायब करने के लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स का उपयोग करता है। हालांकि वो उनकी सूंघने की शक्ति को खत्म कर देता है और केवल राजकुमारी अपनी गंध को नहीं सूंघ पाएगी, बाकी सब वैसा का वैसे ही रहता है। यही राजा से कहता है कि वो शहर के हर एक नागरिक पर ये तरीका इस्तेमाल कर देगा और फिर राजकुमारी की गंध किसी को भी नहीं आएगी और वो आजाद घूम सकती है। राजा यही कि इस बात से खुश नहीं होता और काई को आगे बढ़ने के लिए कहता है।
अब शाही डॉक्टर काय को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन काय राजा को बताता है कि बीमार होने की वजह से उसके सूंघने की शक्ति खत्म हो चुकी है। और फिर राजा शाही डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए महल से निकाल देते हैं। अब उसके बाद राजकुमारी वो दवाई खाती है जो काय लाया होता है। राजकुमारी ठीक हो जाती है और उससे गंध आना भी बंद हो जाती है। जब तक वो टेम्पो के बाहर नहीं आती है सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है ये पता चलता है कि दवाई का असर कुछ ही देर तक रहता है। अब राजा गुस्से में काय को मारने वाले होते हैं, लेकिन राजकुमारी की रोकने की आवाज को सुनकर रुक जाते हैं। और जब राजकुमारी के आंसू जमीन पर गिरते हैं तो काय को एक घटना याद आती है। काय राजा से एक और दिन मांगता है। काय राजा से कहता है कि मुझे एक और दिन दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और काय को 24 घंटे दिए जाते हैं, इसलिए वो तुरंत ह्यूंग से मिलने जाता है। वो ह्यूंग को बताता है कि जब स्टिंकी वीड पाउडर पर उसके आंसू गिरे थे उसके अगले दिन ही उसमें से गंध चली गई थी। और काय को लगता है कि अगर ह्यूंग के आंसू दवाई में मिलाए जाएंगे तो पक्का वो काम करेगी। और ह्यूंग को रुलाने के लिए काय उससे कहता है कि वो जानता है कि ये गंध उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके शरीर से आती है। अब ह्यूंग उसको बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसका कभी कोई दोस्त नहीं था, यहाँ तक कि उसका परिवार भी उससे दूर भागता था और वो सब इस बीमारी की वजह से था। और वो बताती है कि एक दिन उसने आत्महत्या करने के लिए एक नदी में छलांग लगा दी थी, लेकिन मछुआरे उसको बचा लेते हैं। और उससे पता चलता है कि जब वो मछली बाजार में होती है तब उसकी बीमारी पर कोई भी ध्यान नहीं देता, इसलिए वो वहीं रहना शुरू कर देती है। और जब तक वो कहानी बताई रही होती है काय उसके काफी आंसू को इकट्ठा कर लेता है। काय उसकी मदद के लिए धन्यवाद करता है और साथ ही जो भी उसके साथ हुआ उसके लिए बुरा भी महसूस करता है। फिर अगले दिन वो महल में जाता है, लेकिन रास्ते में शाही डॉक्टर और उसकी पत्नी को रास्ते में देख लेता है। डॉक्टर को कोई भी गंध नहीं आती, लेकिन वो ठीक नहीं होना चाहता क्योंकि वो फिर अपनी पत्नी और उसकी बदबूदार गैस के साथ नहीं रह पाएगा। अब उन दोनों के प्यार को देखकर काय को एहसास होता है कि वह ह्यूंग के साथ रहना चाहता है, इसलिए वो भागता हुआ बाजार में जाता है जहाँ वो फूलों के त्योहार में घूम रही होती है। काय उसे दवाई देता है और वादा करता है कि चाहे ये दवाई उस पर काम करे लेकिन फिर भी वो हमेशा उससे प्यार करेगा। वो उसकी बाहों में उड़ जाती है और दवाई ले लेती है। फिर काय राजा से माफी मांगने के लिए महल में वापस जाता है और फिर राजा उसे राजकुमारी से भी माफी मांगने को कहता है और उसे नदी के पास वाले घर में भेज देता है। और तभी वो हैरान हो जाता है जब ह्यूंग में से किसी भी तरह की गंध नहीं आ रही होती है और उसको पता लगता है कि वही राजकुमारी है। अब आखिरकार ह्यूंग के पास एक प्यारा पति, एक अच्छा महक वाला शरीर होता है और आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं और पूरा शहर जश्न मनाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।